Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, students? We were discussing about chapter 6. Do you know the points that were discussed in previous class? Yes, what were we discussing? In chapter 6, we discussed about enzymes. हमने क्या डिस्कस किया चैप्टर 6 में? Enzymes. What are enzymes? What is metabolism? How many types of metabolism? Factors affecting the rate of enzymes, usage of enzymes, these kind of things regarding enzymes. Previously, we did the mechanism of enzyme action, how enzyme works. Have you got the taught lesson? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम, यस अताउर रहमान, हमने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम पढ़ा उसमें हमने 3 बेसिक फैक्टर्स देखे. कौन से थे वो? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. और हमने ये देखा कि एंजाइम की एक्टिविटी बेस्ट होती है अगर उनको प्रोवाइडेड कंडीशंस अकॉर्डिंग टू नीड हो. फॉर एग्जांपल अगर उनकी पीएच ऑप्टिमम है जिस पे उनकी वर्किंग बेस्ट है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सूटेबल टेम्परेचर है जिसकी उनको नीड है, तो एंजाइम की जो वर्किंग है वो बेस्ट होगी. ठीक है. Previously, if you have any confusion, you may ask, but I will tell you at the end of the lecture. Is that clear? Now we are going to start today's topic, that is types of enzyme. अच्छा, almost हमारा chapter complete हो चुका है, but 2 to 3 important points are left. I'm discussing this, and then we will do book exercises. So I hope you have your biology book with you. Our next topic is types of enzymes. How many types of enzymes? अगर हम इनकी लोकेशन या इनकी प्रेजेंस की बेस पे बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम्स की 2 टाइप्स होती हैं. वो 2 टाइप्स कौन सी होती हैं? ठीक है, वो 2 टाइप्स कौन सी होती हैं? एक होती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स और एक होते हैं इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स. इज दैट क्लियर? जी. व्हाट आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स? वो एंजाइम जो काम करते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है तो वो मैं आपको बता देती हूँ. मैं अभी कुछ एडिशन कर रही थी तो हो सकता है वो चीज़ स्किप हुई और मेरी नज़र से ना गुजरी हो. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ. एक्स्ट्रा कहते हैं आउटसाइड, ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी. और इंट्रा का वर्ड यूज़ होता है इनसाइड. एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ये वो एंजाइम्स हैं जो वर्क करते हैं आउटसाइड द सेल. And intracellular enzymes are the enzymes that are present inside the cell. Always remember, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं. वी विल डिस्कस. लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो सेल के बाहर मौजूद हैं जिनको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स. जैसे आपका पेप्सिन है. ठीक है, पेप्सिन स्टमक में होता है, नॉट इन द सेल. ये स्टमक में होता है पेप्सिन और वो क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, बट इनसाइड द सेल, यस, सेल के अंदर कौन सा एंजाइम है? आपके एग्जाम्पल गिवन है, दैट इज एटीपेज. एटीपेज एंजाइम. एटीपेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो इनसाइड द सेल मौजूद है. whenever we need or whenever cell needs energy,
इट ब्रेक्स ATP इनटू ADP। ये चीज़ हमने क्लास में भी डिस्कस की थी कि ATP जो है वो एक बैटरी है, चार्ज बैटरी, और अगर उसमें से एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाए, उसकी डीफॉस्फोराइलेशन कर दी जाए, तो वो हमारे पास ADP में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है, सेल को एनर्जी मिलती है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नाउ व्हाट आर कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स क्या होते हैं? हैव यू एवर हर्ड अबाउट कोफैक्टर? आपने पहले कभी नाम सुना है कोफैक्टर का? व्हाट आर कोफैक्टर्स? देखें, एंजाइम को कभी कभी अपने फंक्शनिंग के लिए, अपने काम के लिए किसी कोफैक्टर की नीड होती है। ठीक है, एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन इन नेचर। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। होता क्या है, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, बट समटाइम्स अ नॉन प्रोटीन पार्ट इज अटैच्ड विद एंजाइम, एंड दैट नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस इज नोन एज कोफैक्टर. Now you can see on slide, some enzymes require cofactor for their functioning. A cofactor is a non-protein substance which may be organic or inorganic. Is that clear? कोफैक्टर वो नॉन प्रोटीन पार्ट है, वो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस है जो प्रोटीन नहीं होता, ठीक है, तो वो एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का है। हो सकता है एंजाइम को अपनी फंक्शनिंग के लिए किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत हो, तो वो इसके साथ अटैच्ड होता है। समटाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नीडेड इन रिएक्शन, उस रिएक्शन में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो अटैच्ड होते हैं। अब ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, मुबशरा कोफैक्टर जो है ना, वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है। देखो एंजाइम्स के साथ, एंजाइम प्रोटीन है, प्रोटीन के साथ अगर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच्ड है, दैट पार्ट इज कोफैक्टर, ठीक है। वो कोफैक्टर इसलिए एंजाइम के साथ अटैच्ड होता है कि एंजाइम को अपनी वर्किंग के लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए उस कोफैक्टर की नीड होती है। जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे अभी चैप्टर 7 में आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेस्पायरेशन क्या होता है, जब हम उसकी कंप्लीट इक्वेशंस देखेंगे, तो इन सम रिएक्शंस वी विल सी कि हमारे पास जो है वो NAD, FAD, NADP, NAD, FAD, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी चैप्टर 7 में जो है ना, आपको पूरे रिएक्शंस शो किए गए हैं, तो वहाँ पे हमें पता लगता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली 8, 7, 6 हम फोटोसिंथेसिस हर क्लास में पढ़ते हैं साइंस की। तो साइंस की अगर आपने बुक में देखा हो फोटोसिंथेसिस के हवाले से, वहाँ पे दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट एंड डार्क, और लाइट रिएक्शन में NADP बन रहा होता है, तो वो एक कोफैक्टर है, वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ होता है। इज दैट क्लियर? आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर हमारे पास क्या होते हैं? NADP, NAD एंड FAD आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक आपको पता है कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कॉपर आयन, मैग्नीशियम आयन एंड आयरन, ठीक है, फेरिक आयंस आर द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अच्छा, वन बाय वन आई एम गिविंग द आंसर्स, थोड़ा ज़रा स्लो रखें।
अताउर रहमान, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस बेटा आई विल गिव यू द आंसर, ठीक है? बस मुझे रिमाइंड कराना, जैसे ही मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो मुझे दोबारा से एक मैसेज सेंड करना, वैसे मुझे याद है ये। जी रामीन, आई एम गिविंग बेटा आंसर, 1 मिनट। हमारे पास एक ये भी गिवन है कि अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे NADP, FAD, अगर ये टाइटली एंजाइम के साथ बाउंड होते हैं तो दीज आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है? लेकिन अगर ये लूजली अटैच्ड होते हैं तो हम इनको को एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है? फंक्शनिंग की बेस पे हमने इनका नाम रखा है, इनकी वर्किंग की बेस पे, ठीक है? कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जो इनहिबिटर्स कहला रहे थे, क्योंकि वो जब अटैच होते हैं तो वो मॉलिक्यूल की एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अटैच्ड होते हैं तो एंजाइम के जो एक्टिविटी है वो इन्हांस करते हैं, वो एक्टिवेटर्स होते हैं। कुछ को फैक्टर्स होते हैं जो वहाँ साथ साथ मौजूद होते हैं, ताकि वो रिएक्शन जब प्रोसीड हो रहा होता है तो उन को फैक्टर्स की नीड होती है, उनकी ज़रूरत होती है उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। ठीक है रामीन, आई होप यू इट्स क्लियर फॉर यू। मैं रिपीट कर देती हूँ, एंजाइम की दो टाइप्स हैं। एक वो एंजाइम्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं और वो प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द बॉडी, सॉरी आउटसाइड द सेल। और इंट्रासेलुलर वो होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल में हमारे पास जो एक बेस्ट एग्जांपल है वो है साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या एटीपेज हमने देखी। एटीपेज क्योंकि ज़्यादा फेमिलियर है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एटीपेज क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट कर देता है एडीपी में ताकि एनर्जी रिलीज हो, या ये रिवर्स रिएक्शन भी करता है इसका, ठीक है? इसी तरह जो सेल के अंदर मौजूद हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, वो हमारे पास कौन से थे, जो बेसिकली ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं एटीपेज। और आउटसाइड द सेल जो एंजाइम्स मौजूद हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल लाइपेज, पैप्सन। तो पैप्सन जो है वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज जो है वो एक्ट करेगा लिपिड के मॉलिक्यूल पे, ठीक है? तो ये आउटसाइड द सेल मौजूद होते हैं। इज़ दैट क्लियर? फिर हमने देखा कि को फैक्टर, व्हाट इज़ को फैक्टर, हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली को फैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट जो कि एंजाइम के साथ साथ मौजूद है। अगर वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक है तो आयोनिक फॉर्म में है, और अगर ऑर्गेनिक है तो वो किस फॉर्म में होगा, NADP, NAD, FAD, मतलब जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी फॉर्म में, ठीक है? और प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स किसे कहते हैं, कि यही ऑर्गेनिक कोफैक्टर अगर टाइटली बाउंड है एंजाइम के साथ तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली बाउंड है तो कोएंजाइम्स। नाउ क्लियर एवरीथिंग? Look, open your book, page number 115, 115. रामीन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो बेटा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना। और ये लिविंग और नॉन लिविंग नहीं होता। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंटेनिंग, जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कार्बन पे बेस करता है। और इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जो जो इनऑर्गेनिक है आपका, ठीक है, वो कार्बन पे बेस नहीं करता। ऑर्गेनिक हम उसे कहते हैं ना जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं विद कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब हम उस चीज़ को देख रहे होते हैं। आपने वो देखा है अम, अपना केमिस्ट्री में वो क्या बना होता है, देखिए मेरे नाम भी इस वक्त जहन में नहीं आ रहा। एलिमेंट्स का जो पूरा एक चार्ट बना होता है ना, ग्रुपिंग और ग्रुप्स और पीरियड्स वगैरह होते हैं, वहाँ से हमें पता लगता है ना, ठीक है? एलिमेंट्स हम देख रहे होते हैं। इज़ दैट क्लियर? पीरियोडिक टेबल जो होता है पूरा, पीरियोडिक टेबल होता है वो, ठीक है? तो ये होता है लिविंग और नॉन लिविंग का, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से मतलब कोई नहीं है। जी पेज नंबर 115 पे आइए आप। ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट, फोर ऑप्शंस आर गिवन इन MCQs। अब आपको जो है वो ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
ठीक है, इन एमसीक्यूज़ को रिपीट करते हुए इस चैप्टर का एक रिव्यू ले लेंगे। हमें ओवरऑल जो इसके थीम है, इसका जो एक गिस्ट है वो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ मैं इसके पॉइंट्स भी रिपीट कर रही हूँ। एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को। ठीक है, एंजाइम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पीएच टेम्परेचर के चेंजेस से। एंजाइम एक्टिविटी एनहांस्ड बाय इनहिबिटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। Very good. And D, enzyme portion where substrate attached called active site. A, B and D. ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो करेक्ट हैं और एंजाइम की एक्टिविटी एनहांस्ड होती है एक्टिवेटर के थ्रू, नॉट द इनहिबिटर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर, एंजाइम की नेचर हमें पता है। ठीक है, वो क्या है? ऑप्शन बी। वेरी गुड, एक्सेलेंट, यू आर सो एक्टिव माशाल्लाह राइट नाउ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर, अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो कौन से हैं जी? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई ना कोई चीज़ बन रही हो, या डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो ब्रेक हो रही होती है, या फिर इनहिबिटिंग रिएक्शंस होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो किसी भी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ऑप्शन बी, 1 और 2 ओनली। वेरी गुड, ये कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं जो कि एनाबॉलिज्म था, ये डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं जो कि कैटाबॉलिज्म था। वेरी गुड। द पॉइंट वेयर एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव इज नोन एज, हमारे पास जो 4 है, द पॉइंट वेयर द एंजाइम इज मोस्ट एक्टिव। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे एंजाइम एक्टिव होता है, तो हम तो पीएच को वैसे ही 3 में डिवाइड करते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, एक होती है बेसिक पीएच और 7 होती है न्यूट्रल पीएच और एसिडिक होती है। उसके बाद पहले एसिडिक पीएच होती है, फिर न्यूट्रल होती है, फिर बेसिक होती है। तो 1 से 14 का स्केल कवर होता है। लेकिन वो एंजाइम एक्टिविटी जिस पे वो पीएच जिस पे एंजाइम एक्टिविटी बेस्ट हो, दैट इज ऑप्टिमम पीएच। इज दैट क्लियर? दैट इज ऑप्टिमम पीएच। फोर्थ का है ऑप्शन डी। फिफ्थ पे आई है, एक्टिव साइट कंटिन्यूसली changes its shape until the substrate do not bind to it is a statement of, किस चीज़ का स्टेटमेंट है ये? एक्टिव साइट कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करती है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? एक्टिव साइट जो है ना वो कंटिन्यूसली अपना शेप चेंज करती है, वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। तो ये वाली जो एक बात थी ये हमारे पास आई थी ऑप्शन ए में, इंड्यूस फिट मॉडल। एंजाइम के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें 2 मॉडल्स पढ़ाए गए थे, एक था लॉक एंड की मॉडल और दूसरा था इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, तो ये इंड्यूस फिट मॉडल का स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द मिसमैच्ड। नाउ यू हैव बीन गिवन 4 ऑप्शंस, यू हैव टू सेलेक्ट मिसमैच। हमेशा ये चीज़ जो है ना अपने जहन में बिठा लो, प्रोटीएज हमेशा एक्ट करता है प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन पे। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस पे करेगा? प्रोटीन पे। लाइपेज, लिपिड्स। ठीक है, ऑल आर करेक्टली मैच्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ पे आई है, केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स particular conditions to carry down at proper rate, especially जी, वो केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्स पर्टिकुलर, उन केमिकल रिएक्शंस को एक पर्टिकुलर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है एक प्रॉपर रेट से चलने के लिए। किस चीज़ का जो है ना वो प्रॉपर होना ज़रूरी है? नो रामीन, टेम्परेचर एंड नेचर, नेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। ठीक है, हर सब्सटेंस की केमिकल रिएक्शन की जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। तो बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके लिए 2 चीज़ें प्रॉपर होना ज़रूरी है। अगर उनको जो है वो प्रॉपर रेट से चलना है तो कंडीशंस पर्टिकुलर होना ज़रूरी है, टेम्परेचर और प्रेशर की। दैट इज़ ऑप्शन डी। आर यू गेटिंग एवरी पॉइंट? आप समहाउ उसको ले सकते हो बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है,
आप जो है नेचर इज समथिंग एल्स एंड पीएच इज समथिंग एल्स। आप समहाउ कह सकते हो ये एसिडिक नेचर है, ठीक है, लेकिन उसके साथ नेचर में और भी बहुत कुछ आ जाएगा फिर। 8th, all are factors affecting enzyme activity। इन 4 ऑप्शंस में से फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी है सिवाय एक के, एक्सेप्ट दैट। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में हमारे पास पीएच भी था, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन भी था और टेम्परेचर भी था। सिर्फ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं था हमारे पास। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास सिर्फ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नहीं था। इज दैट क्लियर? 9th, rate of reaction will increase when temperature। 9th में हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा जब टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर का जो है वो क्या रिएक्शन है, हमने पढ़ा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, तो उनका कोलिजन इंक्रीज होता है और रिएक्शन इंक्रीज होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ऑप्शन ए। Choose the correct statement regarding lock and key model। Option A, B, C, D. Yes. What is the correct answer? Enzyme and substrate possess। Okay, आप जल्दी से इसका आंसर देखिए। What could be the answer? G. What is the correct answer of 10? Enzymes and substrate possess specific complementary geometric shape। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो शेप होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना वो भी सही है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज फ्लेक्सिबल, लेकिन ये लॉक एंड की मॉडल का नहीं था, इट वाज एक्सप्लेन्ड इन इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। यस, ऑल माशाल्लाह, रामीन and अता और रहमान मुबशरा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। नाउ द नेक्स्ट वन इज fill in the blanks। वेरी गुड, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है रामीन और आपने मुझे आंसर भी कर दिया। जी, fill in the blanks में फर्स्ट देखिए, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कौन कौन से हैं? There are two types of metabolic reactions, anabolism and catabolism। Very good। हाँ मुबशरा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ठीक तो है, लेकिन हम इसको ना कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के हवाले से ज़्यादा मतलब नोन होता है। इसकी जो हेडिंग्स आपको या बुक में जो अगर ये मिलता है आपको डेफिनेशन, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव से ज़्यादा आप इसको फोकस करें, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यू मस्ट नो अबाउट दीज टू टर्म्स। Second, enzymes catalyze chemical reaction by dash the activation energy। Activation energy जो है
वो एनर्जी होती है जो मिनिमम एनर्जी है जिसकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए। कम से कम एनर्जी में जो रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, वो एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी है। एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जो एंजाइम्स हैं वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, डिक्रीज करते हैं या फिर लोअरिंग। ठीक है, तो डिक्रीज या लोअरिंग, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। करेक्ट। Next, presence of enzymes does not affect the nature or properties of। एंजाइम की जो प्रेजेंस है वो नेचर और प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट नहीं करती। किस चीज़ की नेचर और प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट नहीं करती है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? किस चीज़ की नेचर पे वो अफेक्ट नहीं करती? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट जो सबस्ट्रेट है, जो अटैच हो रहा है ना एंजाइम के साथ, वो एट लास्ट कन्वर्ट किस में होगा? प्रोडक्ट में। तो एंजाइम जो है वो उस प्रोडक्ट पे, उसकी नेचर पे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे एंजाइम की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट है, इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। जो भी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कंस्ट्रक्टिव किसे कहते हैं? कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना। तो फॉर्मेशन हो रही होती है, ये एनाबॉलिज्म से रिलेट करता है। यू मे हैव आइडिया अबाउट इट। ठीक है, फिफ्थ बताइए, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इन्हांस्ड। एंजाइम की एक्टिविटी किसके थ्रू बढ़ती है? नो, बाय एक्टिवेटर। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इन्हांस्ड। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी इन्हांस्ड बाय एक्टिवेटर। देखो एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, फंक्शनिंग के लिए अगर ज़रूरत है, कोई स्टैंड बाय अगर मौजूद है, दैट कुड बी कोफैक्टर। नेक्स्ट, स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम्स, small portion of enzyme where substrate attach with enzymes। एंजाइम का वो छोटा सा हिस्सा जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट अटैच होता है, दैट इज एक्टिव साइट। करेक्ट आंसर। एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज्ड बाय डैश। वेरी गुड, एक्सेलेंट। इनहिबिटर। एट्थ, as temperature increases in initially the rate of reaction will। याद रखिएगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज। नाइन्थ, extreme changes in pH can cause enzymes to dash। Yes, what could be the answer? Very good, excellent, denature। Denature, you can tell your answers from here। Last, in human body there are more than dash known enzymes, more than 1,000 known enzymes। I'm really very glad ऑल हैव पार्टिसिपेटेड वेरी वेल। आपने मुझे रिप्लाइज किए और बहुत अच्छे आंसर्स आपने मुझे दिए, करेक्ट आंसर। सिर्फ एक या दो आपके रॉन्ग थे, अदरवाइज ऑल आंसर्स वर करेक्ट। एक्सीलेंट। आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। छोटा सा एक चैप्टर है ये, ठीक है, इसमें आप लर्निंग ज़रूर कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए साथ साथ। अच्छा, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है, वेरी गुड, आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आई थिंक सैटरडे को है। ठीक है, मैंने आपको दिया है चैप्टर 5, सेल साइकिल। माइटोसिस का टॉपिक आपको पता है, सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो आपके क्लियर है। मियोसिस, माइटोसिस, देखें हर प्रोसेस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा बुक से, आप बुक रीड कीजिएगा। ठीक है,
हाइलाइटर रखिए हाथ में. इफ़ यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग और एनी इम्पॉर्टेंट लाइन और वर्ड, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए. यू मे क्लियर योर टेस्ट. इजी टेस्ट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ MCQs हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट दैट MCQs करेक्टली. इज दैट क्लियर? जी. 20 मार्क्स का है और MCQs हैं. रामीन बेटा, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. कौन सी बात आप कह रहे हैं? प्रेशर वाली कौन सी बात? सो आई होप टेस्ट के हवाले से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है. देखो, टेम्परेचर के हवाले से हम बात कर रहे हैं ना. टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में है. पीएच अगर चेंज होती है तब, अगर जो है वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है तब, प्रेशर थोड़ी इन्वॉल्व है यहाँ पे. ठीक है. हम जो रिएक्शंस हैं वो इनसाइड द बॉडी बात कर रहे हैं. आर यू गेटिंग? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट. वशरा एंजाइम की एक्टिविटी को वो अफेक्ट करते हैं. जितने एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो है ना उनके साथ बाइंड होते हैं, अगर वो उनके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट हैं उन्हीं एंजाइम्स के. ठीक है. अब आपके पास एंजाइम 10 है और सबस्ट्रेट भी 10 है, तब तो रिएक्शन मैक्सिमम होगा. बहुत अच्छे से सारे एंजाइम्स जो हैं वो कंज्यूम हो जाएंगे, उसके साथ अटैच हो जाएंगे सबस्ट्रेट के साथ. ठीक है. लेकिन अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, आपने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 10 से 15 कर दी, अब क्या होगा कि जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 15 हो गई तो एंजाइम तो 10 ही थे और वो 10 भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हुए हैं, तो वो जो 5 है ना सबस्ट्रेट, उनका कोई फ़ायदा नहीं है. तो जब हम एक लिमिट के बाद सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट चल रहा होता है वो वैसा ही रहता है, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आता. इज दैट क्लियर? अब बता दीजिए मुबशिर, आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है. सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक. उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी. अब आप कितना भी सबस्ट्रेट को बढ़ा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, दैट इज़ बायो एनर्जेटिक्स. हाँ भाई, बायो एनर्जेटिक्स क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट बायो एनर्जेटिक्स? आप शुरू से एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो जब हम स्टडी करते हैं ना फ्री एनर्जी के कन्वर्जन की इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ इन्वॉल्व हो, दैट इज़ कॉल्ड बायो एनर्जेटिक. बायो एनर्जेटिक is basically the study of the conversion of free energy. Free free energy का conversion into different forms by living organisms is called bioenergetics. अब ये living organisms कैसे involve हैं, तो आपके जहन में कोई एग्जांपल ऐसी आ रही है कि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू कन्वर्ट हो रही हो? जल्दी से सोचिए. आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि जब हम डिफरेंट एनर्जी के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, उसकी ट्रांसमिशन देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दिस ऑल रिलेट्स विद बायो एनर्जेटिक्स. इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले तो मुझे ये बताइए एनर्जी क्या होती है. व्हाट इज एनर्जी? Yes, what is energy? Very good. देखें, हमारी, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, मोबाइल आपने इतना यूज़ किया, इतना यूज़ किया, उसकी पूरी चार्जिंग डेड हो जाती है, लेकिन आप उस मोबाइल को फेंकते नहीं हैं, आप उसको डिस्कार्ड नहीं करते, आप उसको चार्ज करते हैं, तो ये बैटरीज जो है ना वो रिचार्ज हो जाती हैं सेल फ़ोन की. अब ऑटोमोबाइल्स हैं, उनको फ्यूल की नीड होती है, ठीक है, आपकी कोई भी जो है वो व्हीकल है, वो बगैर फ्यूल के नहीं चलेगी. तो इन सब को किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो अगर हम ये देखें कि एनर्जी बेसिकली है क्या, तो हमने क्या देखा कि एनर्जी है कैपेसिटी टू डू वर्क. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. You are watching television, you are eating food, you are running, you are talking, you are praying. आप कुछ भी करें, whatever you do, you need energy. और वो एनर्जी आपको मिलती कहाँ से है? How did you get that energy? You get that energy from food. आपको मिलती है न्यूट्रेंट से, जो फूड की फॉर्म में आप जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है. जो भी खाना आप खाते हैं ना, इट गिव्स यू एनर्जी. इज दैट क्लियर? जी. हैव यू एवर हर्ड अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बारे में कभी सुना है? व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. एनर्जी जो है ना वो चेंज होती है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस दुनिया में सबसे बड़ी एनर्जी की जो सोर्स है वो सन है, सूरज. सबसे ज़्यादा एक जो बेस्ट आपको एनर्जी मिल रही होती है ना, ठीक है, वो हमें मिलती है सन से. अब अगर वो एनर्जी प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट्स उस एनर्जी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. तो वो जो लाइट एनर्जी थी, जो सनलाइट से एनर्जी मिल रही थी, वो कन्वर्ट हो गई ग्लूकोज, मतलब एक केमिकल में, केमिकल एनर्जी में. तो ये जो एक एनर्जी है ना, वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, बट इट नेवर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ख़त्म नहीं होती, ठीक है, ना ही उसको प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. हैव यू गॉट दिस पॉइंट?
ये यहाँ से आपको क्लियर होगा, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, किस तरह से सनलाइट जो है वो लीव्स पे आ रही है। आपको पता है कि लीव्स, जब प्लांट के ऊपर सनलाइट आती है तो प्लांट्स जो हैं वो ऑब्वियसली इनके लीव्स ग्रीन इन कलर होते हैं, जिनमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। तो वो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है वो कैप्चर करना शुरू करते हैं सनलाइट को, और फिर एक फोटोसिंथेसिस का ह्यूज रिएक्शन होता है जो कन्वर्ट कर देता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी ग्लूकोज में। ये कन्वर्जन जितनी सिंपल हमें लगती है, इट्स नॉट सो सिंपल, इट टेक्स टाइम। और फिर उस एनर्जी को अगर कंज्यूम कर लिया जाए, प्लांट्स को जो है वो एनिमल्स जो हैं वो फीड कर लेते हैं, वो तो वो एनिमल की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट एनर्जी में जो है वो चेंज हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? हम जो भी वर्क डन कर रहे होते हैं या हमारी बॉडी में भी जो वर्क डन होता है वो विदाउट एनर्जी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्लांट्स को अगर एनर्जी की नीड है तो उनको भी विदाउट एनर्जी उनकी बॉडी में भी बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं, वो भी नहीं होते अगर उनको भी एनर्जी नहीं मिलेगी तो। इज़ दैट क्लियर? तो जब हम ऐसी कन्वर्जन्स देखते हैं ना एनर्जी की, तो हमें समझ आता है कि हम बायो एनर्जेटिक्स में ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि बायो एनर्जेटिक्स कहते ही एनर्जी के रिलेशनशिप्स को हैं कि एक एनर्जी किस तरह से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का कन्वर्जन दूसरे ऑर्गेनिज्म में, कि अगर कोई एनिमल किसी प्लांट पे फीड कर रहा है तो प्लांट एनर्जी तो उस एनिमल के अंदर ट्रांसफर हो रही है ना, ठीक है। तो ट्रांसमिशन भी साथ साथ चल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। Ramin, where is written? I am not getting, beta. What are you asking, Rami? तो आपको समझ आया कि ये बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली है क्या, जिसमें हम एनर्जी के रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं कि एनर्जी की जो एक वास्ट सोर्स है वो सन है, ठीक है। और एनर्जी जो है वो जब हम एनर्जी को डिफाइन करते हैं या जो भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे सामने फ़ौरन आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि energy can neither be created nor destroyed, but it can be converted from one form to another form. I hope this is clear. ऑफ कर, अच्छा। ओहो, ओके, यू वर आस्किंग अबाउट दिस। बेटा मैंने पिक्चर दी थी इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द एनर्जी चेंजेस। दैट फॉर्मूला इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। इज दैट क्लियर? एनर्जी के रिलेशनशिप्स को शो करता है कि किस तरह से बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स ना रिलेट करते हैं। तो इट डील्स विद फिज़िक्स, बट ये है कि जो एक इमेज मैंने देना चाहा था आपको कि हाउ प्लांट्स टेक सनलाइट एंड हाउ ह्यूमन कंज्यूम दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, और फिर किस तरह से वो एनर्जी जो है वो उसके दूसरे वर्किंग में जो है वो यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए आपको ये डिस्क्राइब किया था। अपने इस लेक्चर को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, इन नेक्स्ट क्लास यू मे आस्क। सबसे पहले आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ लीजिएगा, देन आई विल कंटिन्यू माय नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर 7। टिल देन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।